जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं मणिका कक्षा 10 पाठ 7 साधु वृत्तिम समाचरित के अभ्यास प्रश्न। पाठ हम पढ़ चुके हैं, इसको अच्छे से समझ चुके हैं और आज हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की तरफ। तो आइए जरा ध्यान से करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। ये जो अभ्यास प्रश्न है ये अभ्यास के लिए ही है, रटने के लिए नहीं है। इनको रटना मत, इनको देखकर समझना कि प्रश्न पत्र में किस तरह के प्रश्न आते हैं और किस तरह उनका उत्तर दिया जाता है। इसलिए ध्यान से इनको पढ़ने का प्रयास करना। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारे सामने। अधोलिखितान प्रश्नान एक पदेन उत्तरत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर दीजिए। अब हमें क्या करना है, ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़ना है और सिर्फ एक पद में इनका उत्तर देना है। ये देखें, प्रछन्न भाग्य कुत्र अवसत। प्रछन्न भाग्य कहाँ रहता था? तो कहाँ रहता था? कर्मपुर नामनी नगरे, कर्मपुर नामक नगर में रहता था। प्रछन्न भाग्य कम पाप मार्गम त्यक्तुम अकथयत। प्रछन्न भाग्य ने किसको पाप का रास्ता छोड़ने के लिए कहा? दुष्ट बुद्धिम, दुष्ट बुद्धि को उसने कहा था कि यदि तुम अब मुझे अपना मित्र मानते हो तो तुम भी इस रास्ते को छोड़कर सत्य के रास्ते पर चलना मेरे साथ प्रारंभ कर दो। प्रछन्न भाग्य से पत्नी की दृषि आसीत। प्रछन्न भाग्य की पत्नी कैसी थी? कैसी थी? हम्म, बुद्धिमती, बुद्धिमान थी। आपदाम तरणी ही किम अस्ति। आपदाओं की तरणी माने नौका, आपदाओं को पार करने का एक साधन जो है वो क्या है? तो क्या है? हम्म, धैर्यम, धैर्य है। आपदाओं को, विपत्तियों को धैर्य से ही पार किया जा सकता है। पत्न्याः परामर्शेन सह कस्य क्षेत्रे कार्यम प्रारभत। पत्नी के परामर्श से सह माने उसने किसके क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया? कृषकस्य, एक किसान के खेत में, है ना। कीदृशः प्रछन्न भाग्यः स्वगृहं प्रत्यागच्छत। कैसा प्रछन्न भाग्य अपने घर में वापस लौट कर आया? जब वो अपने घर वापस लौट कर आया तब वो कैसा था? हम्म, समुपजात विवेक, जिसका विवेक उत्पन्न हो चुका था, जिसका विवेक जागृत हो चुका था, है ना। तो ऐसा प्रछन्न भाग्य अपने घर वापस लौटकर आया। स्वर्ण पूरितः कलशः कस्य वृक्षस्य मूले स्थितः आसीत। सोने से भरा हुआ जो कलश था वो किस वृक्ष की जड़ में था? किस वृक्ष की जड़ में था? अश्वत्थ, अश्वत्थस्य, अश्वत्थ जो पीपल का पेड़ था उसकी जड़ में था। ठीक है, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब कहते हैं नीचे जो प्रश्न लिखे गए हैं उनका हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। आइए देखें इसको भी। दुष्ट बुद्धि कलशे कम अपश्यत। दुष्ट बुद्धि ने कलश में किसको देखा? तो इसका उत्तर हम देंगे पूरे वाक्य में।
दुष्ट बुद्धि ही कलशे फूत्कारम कुर्वन्तम एकम विषधरम अपश्यत। दुष्ट बुद्धि ने कलश में फूत्कार करता हुआ वो अपने फन को फैलाकर आगे, एक होता है ना गुस्से से देखता हुआ, फुत्कार करता हुआ, एकम विषधरम अपश्यत, एक विषधर को देखा, एक सांप को देखा। दुष्ट बुद्धि ही कलशम किमर्थम मित्रस्य गृहे अपातयत। दुष्ट बुद्धि ने कलश को किमर्थम, किस लिए, मित्रस्य गृहे अपातयत, अपने मित्र के घर में फेंक दिया, डाल दिया। किस लिए डाल दिया, किस लिए डाल दिया भाई? तो क्या था इसका उत्तर? हम्म, दुष्ट बुद्धि ही कलशम स्वमित्रम सर्पेण क्या है इसका उत्तर? दुष्ट बुद्धि ही कलशम स्वामित्रम, अपने मित्र को, दुष्ट बुद्धि ने उस कलश को, स्वामित्रम अपने मित्र को, सर्पेण मारी तुम इच्छन, सर्प से, सांप से मारने की इच्छा से, मतलब वो अपने जो मित्र था उसको सांप से मार देना चाहता था। इसीलिए उसने क्या किया? स्वमित्र से गृहे अपातयत, अपने मित्र के घर में उस कलश को फेंक दिया। प्रच्छन्न भाग्यस्य चक्षुषी केन समुन्मीलिते। प्रच्छन्न भाग्य की चक्षुषी जो आंख थे वो केन समुन्मीलिते, किससे खुल गई थी? हम्म, तो प्रच्छन्न भाग्यस्य चक्षुषी गुरुपदेशेन इव बालवचसा समुन्मीलिते। क्या था? प्रच्छन्न भाग्य से चक्षुषी, प्रच्छन्न भाग्य के जो नेत्र थे, गुरुपदेशेन इव, गुरु के उपदेश के समान, बाल वत्स समुन्मीलित, समुन्मीलिते मतलब बच्चे की जो वचन थे उनसे खुल गई थी। सर्पः कम दष्टवान। तो क्या है इसका उत्तर? सर्पः दुष्ट बुद्धिम दष्टवान। नरह कीदृशीं वृत्तिम समाचरेत, मनुष्य को कैसी वृत्ति का पालन करना चाहिए? तो क्या है? नरह साधु वृत्तिम समाचरेत, मनुष्य को साधु जनों का जो मार्ग है, साधु जनों का जो आचरण है, उसका ही पालन करना चाहिए। कलशपात शब्देन प्रबुद्धौ दंपति किम अपश्यताम। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कलश के गिरने से जो शब्द हुआ, उससे उठे हुए जो दंपति थे उन्होंने क्या देखा? तो आइए जरा इसको ध्यान से देख लेते हैं। क्या है? क्या होगा इसका उत्तर? कलश पात शब्देन प्रबुद्धौ दंपति प्रचुर मणि माणिक्यानाम
आभया, ये म नीचे आएगा, है ना? आभया भासमानम, आभया भासमानम निज गृहम, ये म नीचे आ जाएगा, अपश्यताम। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा कि कलशपात शब्देन प्रबुद्धौ दंपति प्रचुर मणिमाणिक्या नाम आभया, बहुत सारे मणिमाणिक्य जो वहां पर गिरे हुए थे उनकी आभा से भासमानम, चमकते हुए, निज गृहम अपश्यताम, अपने घर को उन्होंने देखा। अगला प्रश्न है, पर द्रव्य अनासक्ता बुद्धिमती किम न्यवेदयत। कहते हैं पर द्रव्य अनासक्ता, ऐसी ऐसी स्त्री, ऐसी बुद्धिमती, ऐसी बुद्धिमान स्त्री जो कि पर द्रव्य अनासक्ता थी। ये क्या हुआ? ये विशेषण हो जाएगा किसका? उनकी पत्नी का। किसकी पत्नी का? प्रछन्न भाग्य की पत्नी का। तो क्या होगा उत्तर इसका? पर द्रव्य अनासक्ता बुद्धिमती। तो देखिए ये दोनों विशेषण हो गए किसके? प्रछन्न भाग्य की पत्नी के। ये भी ना पाठ के बीच बीच में जब इस तरह की चीजें आती हैं तो उनको भी जरा ध्यान से समझ लेना चाहिए। पता नहीं कब कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए। पर द्रव्य अनासक्ता बुद्धिमती न्यवेदयत, न्यवेदयत यत विरम अस्माद लोभात। ठीक है, तो क्या कहा उसने? विरम अस्मात् लोभात, इस लोभ से बस करो। और अब हम क्या करेंगे? अब हम अपनी मेहनत से ही धन का अर्जन करेंगे। ठीक है, आइए अब चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे गए वाक्यों को पठित्वा माने पढ़कर, स्थूल पदम आश्रित्य, स्थूल पद को आधार बनाकर, प्रश्न निर्माणम क्रियताम, प्रश्न निर्माण कीजिए, किया जाना चाहिए। आइए चलिए जरा देखते हैं। विषादम त्यक्त्वा उद्यमः क्रियताम, विषादम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ होना चाहिए, हम कम भी कर सकते हैं या फिर किम भी इसका उचित रहेगा। किम त्यक्त्वा, क्या त्याग कर मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए? विषाद को छोड़कर मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए। कम त्यक्त्वा किसको छोड़कर करना चाहिए? दोनों ही सही है। ठीक है, जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन तृतीय विभक्ति एक वचन, तो क्या होगा? के न, और इसके बाद हम जितना भी बचा हुआ है प्रश्न का भाग उसको ऐसा ही लिख देंगे। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। ठीक है, कृषकस्य क्षेत्रे श्रमम कृत्वा सह धनम अर्जितवान, किसान के खेत में श्रम करके उसने धन को अर्जित किया। तो क्या होगा यहाँ पर? किम कृत्वा, क्या करके उसने धन को अर्जित किया। ठीक है, धैर्यम आपदाम तरणी, आपदाम। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर क्या है? आपदाम, देखने में ऐसा लगता है द्वितीय विभक्ति का है लेकिन ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। तो क्या होगा यहाँ पर? कासाम। ठीक है, और इसके बाद इधर वाक्य को हम पूरा लिखेंगे। कहीं पर भी ऐसा मत कीजिएगा कि सिर्फ जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऐसा ही आप प्रश्न के उत्तर में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दें। यहाँ पर हम समय की बचत कर रहे हैं, वहाँ आपको समय की बचत नहीं करनी है। वहाँ आपको समय का पूरा पूरा सदुपयोग करना है पूरे प्रश्न पत्र को सही तरीके से लिखने में। ठीक है, आइए अब आगे देखें। नरह साधु वृत्तिम समाचरेत, इससे पहले हम जब अभी प्रश्न कर रहे थे ना तो यही प्रश्न वहां पर आया भी था। नरह कीदृशम वृत्तिम समाचरेत, तो यही इसका प्रश्न बन जाएगा। बना लेते हैं। नरह कीदृशिम और
वृत्तिम, बाकी का आप लिखेंगे और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। कीदृशिम वृत्तिम समाचरेत, एक तो हुआ ये नरह कीदृशिम वृत्तिम समाचरेत, मनुष्य को कैसी वृत्ति का पालन करना चाहिए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि साधु वृत्तिम पूरा ही ये स्थूल शब्द है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कथम का प्रयोग भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे जो सटीक होगा वो होगा कीदृशिम वृत्तिम। प्रश्न को ध्यान से समझना है। नरह कीदृशिम वृत्तिम समाचरेत, ये बिल्कुल सटीक मतलब जो इसका सटीक प्रश्न लगता है। लेकिन यदि यहाँ पर आपने कथम लिखा, मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए, तब भी ठीक है, नरह साधु वृत्तिम समाचरेत। ठीक है। प्रच्छन्न भाग्यस्य गृहम मणिनाम आभया भासमानम अभवत। मणिनाम, अब मणिनाम के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर केशाम। ठीक है, बाकी का हम ऐसे ही लिखेंगे और उस प्रश्न को पूरा लिखेंगे। ये चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितान प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे दिए गए प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। देखिए इस तरह के जो प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न आपके पठित गद्यांश के अंतर्गत पूछे जाते हैं। और वो पठित गद्यांश में इस तरह के प्रश्न एक गद्यांश में 2 नंबर के जरूर आते हैं। इसीलिए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। बहुत ध्यान से हम इसको करेंगे। साधुजन गर्हितम इमं पंथानम त्यजतु भवान, वाक्य अस्मिन कर्तृपदम किम अस्ति। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, इस वाक्य का कर्ता क्या है। ये जरूरी नहीं है कि जो वाक्य हमारे सामने है हम क्या समझते हैं ना, सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्म करण, उसके बाद संप्रदान, इस तरह से नहीं। कहीं पर भी संस्कृत की ये विशेषता होती है क्या, कि उसमें शब्दों को आप कहीं भी रखेंगे वाक्य का अर्थ नहीं बदलता। और इसी तरह से क्या होता है, कहीं कहीं पर कविता में या फिर कहीं पाठ में या किसी कथा में अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए, अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करते हैं, शब्दों को इधर उधर उनका स्थान बदल दिया जाता है। जैसे इसी वाक्य में हम देख लें, साधुजन गर्हितम इमं पंथानम त्यजतु भवान, तो ये हुआ हमारा कर्तृपद, सबसे अंत में है लेकिन करता है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि जो सबसे अंत में है वही वो क्रिया होगी, वो कर्ता भी हो सकता है। जरूरत किस चीज की है, पाठ को ध्यान से पढ़ने की। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कर्ता। ठीक, अब चलते हैं। अहो विचित्रः स्वप्नो मया दृष्टः, अत्र विशेषण पदम किम अस्ति। विशेषण पदम, किसका विशेषण, स्वप्न का है। ठीक है। पतितात कलशाद बहि निर्गत्य विषधरः दुष्ट बुद्धिम दष्टवान। अब गिरे हुए कलश से बाहर निकलकर विषधर ने दुष्ट बुद्धि को काट लिया। ठीक है भाई, काट लिया। अस्मिन् वाक्ये प्रविश्य इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। प्रविश्य माने प्रवेश करके और निर्गत्य माने निकल कर। प्रवेश करके निकल कर, तो ये हो गया इसका विलोम पद। अनेन वत्सा प्रतिहतान्तः करणः प्रच्छन्न भाग्यः अचिन्तयत्। वाक्ये अस्मिन् क्रियापदम किम अस्ति। इस पद में क्रियापद क्या है, अचिंतयत। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। अभी इसका ही प्रश्न बाकी है। क्या है, गृहे तस्य भार्या सपदि समागतम पतिम दृष्ट्वा अपृच्छत, अत्र शीघ्रम इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। अब कहते हैं शीघ्र का पर्याय माने पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वो है सपदी माने शीघ्रता से। दुष्ट बुद्धि ही तु तस्य सद्वचनानि तिरस्कृत्य ग्रामाभिमुखम प्राचलत। अस्मिन् वाक्ये तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है। अब एक बात यहाँ पर ये समझ लीजिए, यहाँ इन्होंने पूछा है कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो जो भी इसका उत्तर होगा वो हम चतुर्थी विभक्ति में ही लिखेंगे। क्या आएगा,
प्रच्छन्न भाग्याय। ठीक है, सिर्फ यदि हम यहाँ पर प्रच्छन्न भाग्य लिख देंगे तब क्या होगा, एग्जामिनर की मर्जी है, वो आपके प्रश्न को सही माने, मतलब आपके उत्तर को सही माने या ना माने। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ प्रच्छन्न भाग्य लिखा है। अब चतुर्थी विभक्ति अगर एक बच्चा ये भी नहीं समझ पा रहा है, मतलब कक्षा 10 में पढ़ने वाला, कि कसमई किसके लिए, तो यहाँ पर मुझे लिखना है प्रच्छन्न भाग्य के लिए। तो फिर तो एग्जामिनर की मर्जी है, वो पूरा नंबर दे या आधा काट दे इस बात पे आपका। विचित्रा खलु दैवगति ही अत्र विशेष्य पदम किम, कहते हैं यहाँ विशेष्य पद क्या है, तो दैवगति ही ये है हमारा विशेष्य पद, इसका विशेषण क्या है, विचित्रा। ठीक है, अब देखें अगला प्रश्न क्या है। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि पुस्तिकायाम लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को अपनी पुस्तिका में लिखिए। कहानी दी हुई है, पाठ पढ़ा हुआ है, बहुत ध्यान से इनको एक एक करके पढ़ते चलते हैं और इनके नंबर देखते चलते हैं। सह पापपथम त्यक्त्वा गृहम आगच्छत सॉरी, पत्न्या परामर्शेन सह परिश्रमं कृत्वा शनैः शनैः प्रभूतं धनम् अर्जितवान् प्रच्छन्न भाग्य नामकः एकः कुमारः कर्मपुर नगरे अवसत। पहला मिल गया हमें। प्रच्छन्न भाग्यस्य स्वप्नवार्तां दृष्ट्वा श्रुत्वा सः झटिति क्षेत्रम् अगच्छत्। यदा सः सुवर्णकलशस्य आवरणम् अपसारितवान् तदेव तस्मिन् एव भयङ्करं विषधरं दृष्टवान्। मार्गे गच्छतः प्रच्छन्नभाग्यस्य मनः केनचित् बालवत्सा प्रतिहतम् अभवत्। दुष्टबुद्धिम् अश्वत्थमूलं खनित्वा सुवर्णकलशं प्राप्तवान्। बाल्ये सः दुष्टबुद्धि नाम्ना चोरेण सह चौर्यकर्मणि संलग्नः अभवत्। दूसरा मिला, मित्रस्य धनागम वृत्तान्तं श्रुत्वा दुष्टबुद्धि तस्यैव गृहे चौर्यार्थम् अगच्छत्। पश्चातापेन दग्धमानसः सः सर्वं वृत्तान्तं भार्यायै निवेद्य सकरुणम् अक्रन्दत्। यहाँ पर हमें अभी तक दो मिल चुके हैं, पहला ये और दूसरा ये। उसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे वाक्य पर। और तीसरा होगा, ये हुआ तीसरा। फिर क्या है तीसरा हमारा, मार्गे गच्छता प्रच्छन्न भाग्यस्य मनः केनचित् बालवत्सा प्रतिहतम अभवत। तीसरा वाक्य हुआ हमारा। तीसरे वाक्य के बाद यहाँ आ गए हम चौथे वाक्य पर। चौथा वाक्य मिल गया। अब चौथे वाक्य के बाद फिर आता है हमारा पांचवा वाक्य। और पांचवा वाक्य क्या है कि पांचवा वाक्य हुआ हमारा ये, पांचवा वाक्य मिला। अब आया हमारा छठा वाक्य। छठा वाक्य में ये है पांचवा। और अब आते हैं हमारा पांचवा वाक्य। पांचवा वाक्य क्या है, पश्चातापेन दग्धमानसः सः सर्वं वृत्तान्तं भार्यायै निवेद्य सकरुणम अकृन्दत। ये हो गया हमारा पांचवा वाक्य। क्यों? सह पापपथम त्यक्त्वा गृहम आगच्छत, पाप के रास्ते को छोड़कर वो घर आ गया। और घर आकर उसके मन में जो पश्चाताप था, जिससे उसका मन जल रहा था, उसने अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और बहुत रोया। उसके बाद पांचवे के बाद आ जाता है हमारा छठा वाक्य, पत्न्या परामर्शेन सह परिश्रमं कृत्वा शनैः शनैः प्रभूतम धनम अर्जितवान। छठा वाक्य। और अब आ जाते हैं हम सातवें वाक्य पर। सातवां वाक्य है क्या, मित्रस्य धनागम वृत्तांतम श्रुत्वा। ये हुआ हमारा सातवां वाक्य। और उसके बाद
और उसके बाद अब आ जाता है हमारा 8वां वाक्य। और 8वां फिर क्या है हमारा? दुष्ट बुद्धि अश्वत्थ मूलम खनित्वा स्वर्ण कलशम प्राप्तवान। दुष्ट बुद्धि ने क्या किया कि पीपल के पेड़ की जड़ को खोदकर कलश को प्राप्त कर लिया। 9वां वाक्य। और फिर अंत में 10वां वाक्य, यदा सह स्वर्ण कलशस्य आवरणम अपसारितवान तदेव तस्मिन एकम भयंकरम विषधरम दष्टवान। ये हो गया हमारा 10वां वाक्य। 10 प्रश्न नहीं आते इस तरह के, 10 वाक्य नहीं आएंगे, लेकिन 4-5 तो आ ही सकते हैं। इसलिए पाठ पढ़ना बहुत आवश्यक है। कक्षा 10 में पाठ को आप किसी भी तरह से, यदि आप ये सोचते हैं ना कि कहीं से उसकी हिंदी पढ़ ली या थोड़ा शॉर्टकट लगा लिया, थोड़े से उसके प्रश्न उत्तर देख लिए, नहीं हो सकता। कक्षा 10 के संस्कृत में पाठ पढ़ना मतलब बिल्कुल परीक्षा की तैयारी इसके बिना नहीं हो सकती। और अगर आपने पाठों को ध्यान से पढ़ लिया है, तब फिर आप थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा, पाठ पढ़ने पर मैं जितना जोर दे रही हूँ, जितना मैं आपसे कह रही हूँ कि पाठ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उतना ही आवश्यक है पाठ पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करना। आपने इस तरीका सीख लिया कि किस तरह से प्रश्नों का उत्तर देना है, किस तरह से प्रश्नों को हल करना है, लेकिन बिना अभ्यास के कोई लाभ नहीं। तो प्रश्न पढ़ें, पाठ पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करें, तभी आप अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? आइए चलें आगे। मंजूषायाम कानिचित विशेषणानि सन्ति। कहते हैं मंजूषा में कुछ विशेषण पद दिए हुए हैं। तानि उपयुक्त पात्रेण सह योजयत। कहते हैं उसको सही पात्र के साथ मिला दीजिए। यहाँ पर 3 पात्र भी दिए गए हैं। क्या है? एक है प्रच्छन्न भाग्य, एक है दुष्ट बुद्धि और एक है प्रच्छन्न भाग्य की पत्नी। अब हम क्या करेंगे? इनमें से जो जिसके योग्य है उसको उसी के नीचे हम लिखते चले जाएंगे। जैसा इन्होंने एक उदाहरण भी दिया हुआ है। विद्या परांगमुख कौन था? प्रच्छन्न भाग्य था। दुष्ट बुद्धि कौन था? एक चौर था। और प्रच्छन्न भाग्य की पत्नी कैसी थी? बुद्धिमती थी। चलिए, ये हो गया, ये हो गया और हमारा ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कृतघ्न। कृतघ्न कौन था? तो दुष्ट बुद्धि। हम्म? कौन होता है कृतघ्न? कौन होता है कृतघ्न? कृतघ्न वो व्यक्ति होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता। जब आप किसी की सहायता करते हैं, किसी की मदद करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वो सब भूल जाता है, कहता है किया ही क्या है। तो ऐसे व्यक्ति को कृतघ्न कहा जाता है। तो कृतघ्न कौन था? दुष्ट बुद्धि था। क्यों था कृतघ्न? क्या हुआ था? दुष्ट बुद्धि इसलिए कृतघ्न था, क्यों? क्योंकि प्रच्छन्न भाग्य ने उसको बुरे रास्ते पर चलने से मना किया, उसको सुधारने का प्रयास किया, उसका मित्र भी था। लेकिन फिर भी एक दिन दुष्ट बुद्धि उसी के घर में चोरी करने चला गया। ऐसा व्यक्ति तो कृतज्ञ नहीं कहलाएगा। परिश्रमी, परिश्रम से उसने धन अर्जित किया। धैर्यवती, चलिए धैर्यवती ये तो स्त्रीलिंग शब्द है। धैर्यवती कौन है? प्रसन्न भाग्य की पत्नी है। समुपजात विवेक, जिसका विवेक उत्पन्न हो गया ऐसा। लोभ रहिता, लोभ से रहित। ये भी प्रसन्न भाग्य की पत्नी हो गई। लोभी कौन है भाई? दुष्ट बुद्धि। शांत चित्त, शांत चित्त, प्रच्छन्न भाग्य, अनासक्ता। और फिर क्या बचता है? ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु ये हुआ दुष्ट बुद्धि। ठीक है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
और अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां क स्तंभस्य वाक्यांशानां ख स्तंभस्य वाक्यांशैः सह उचितं संयोजनं कृत्वा पुस्तकायां लिखत। पुस्तिकायाम लिखत मतलब कहते हैं क स्तंभ के वाक्यों को ख स्तंभ से मिलाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सखे यदि माम मित्र स्थाने परिगणयसि तरहि साधुजन गर्हितम पंथानम त्यजतु भवान। तो साधुजनों के द्वारा निंदित इस मार्ग को तुम छोड़ दो। किसने कहा था? प्रच्छन्नभाग्य ने दुष्ट बुद्धि से कहा था। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। फिर क्या है? सह हल कार्यम कृत्वा श्रमेण प्रभूतम धनम अर्जितवान। उसने हल कार्य करके मतलब हल जोतने का कार्य करके श्रमेण परिश्रम से अच्छा धन अर्जित कर लिया था। बुद्धिमती स अवदत। बुद्धिमती उसने कहा, अलम चिंतया चिंता मत करो। आपदाम तरणी धैर्यम। विपत्तियों की जो नौका होती है वो धैर्य होता है। और गुरुपदेशेन इव अनेन बाल वचसा मम चक्षु समुन्मीलिते। कहते हैं गुरुपदेश के समान, गुरु के उपदेश के समान इस बच्चे के वचनों ने मेरी आंखों को खोल दिया है, मेरे नेत्रों को खोल दिया है। अधोलिखितम कथनम कह कम कथयति। नीचे जो कथन दिया गया है उसको कौन किससे कहता है? क्या है? कथम भवन्तौ सुपथम परित्यज्य कुपथेन गंतुम प्रवर्तौ। कथम भवन्तौ तो तुम दोनों क्यों अच्छे रास्ते को छोड़कर बुरे रास्ते पर जाने के लिए प्रवृत्त होते हो? किसने कहा था? उद्दंड उद्दंडः बालकः प्रच्छन्न भाग्यम। उद्दंड बालक ने प्रच्छन्न भाग्य से कहा था। सखे साधुजन गर्हितम इमं पंथानम त्यजतु भवान। इस साधुजनों के द्वारा निंदित इस मार्ग को आप छोड़ दो। किसने कहा? प्रच्छन्न भाग्यः दुष्ट बुद्धिम। दुष्ट बुद्धि से कहा। इदानीं विषादम त्यक्त्वा उद्यमः क्रियताम। अब विषाद को छोड़ दो, अब दुख को छोड़ दो, अब परिश्रम कर लो। तो किसने कहा था? प्रच्छन्न भाग्यस्य पत्नी। प्रच्छन्न भाग्य की पत्नी ने कहा था। किसको कहा था? प्रच्छन्न भाग्यम। प्रच्छन्न भाग्य को कहा था। अहो विचित्रः स्वप्नो मया दृष्टः। अरे मैंने बड़ा ही विचित्र सपना देखा है। प्रच्छन्न भाग्यः किसको कहा? स्व भार्याम। अपनी पत्नी को कहा। नाथ विरम अस्मात् लोभात। अरे नाथ तुम इस लोभ को छोड़ दो। किसने कहा था? प्रच्छन्न भाग्यस्य पत्नी। और किसको कहा? प्रच्छन्न भाग्यम। प्रच्छन्न भाग्य की पत्नी ने प्रच्छन्न भाग्य से कहा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मंजूषायाः समुचित पदानां चयनं कृत्वा अधो दत्त शब्दानां त्रयः पर्यायः दीयन्ताम्। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मंजूषा, ये है मंजूषा। अब कहते हैं यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनमें से चुनकर और ये जो शब्द हैं इनके तीन तीन पर्यायवाची आप लिख दीजिए। जैसे ये है रात्रि,
अब रात्रि का हमें क्या ढूँढना है? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से एक-एक शब्द ढूँढ के हमें 3 पर्यायवाची रात्रि के यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शर्वरी, फिर निशा और फिर यहाँ रजनी। ये हुआ रात्रि का पर्यायवाची। धनम, धनम का क्या है? द्रविणम। उसके बाद है, द्रविणम के बाद आ गया अर्थः। उसके बाद आ गया अर्थः, धन, और फिर यहाँ आ जाएगा वित्तम। फिर आता है सर्पः, सर्प, तो सर्प का क्या है? भुजगः, भुजगः। फिर दूसरे आता है अही, अही का अर्थ भी होता है सर्प। और क्या है इसका एक और पर्यायवाची? विषधरः, विषधर। दृष्टवा माने देखकर। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? वीक्ष्य, वीक्ष्य हुआ। फिर क्या होगा यहाँ पर? लो, विलोक्य, विलोक्य माने भी देखकर। और फिर यहाँ पर क्या है? प्रेक्ष्य। ठीक है। नेत्रम, नेत्रम क्या होगा? यहाँ पर होगा अक्षी, क्षी। फिर लोचनम, लोचनम। और फिर क्या है? चक्षु। ठीक है। फिर आता है त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? परित्यज्य, परित्यज्य माने त्याग कर या छोड़कर। फिर हित्वा, हित्वा माने भी छोड़कर। और यहाँ पर क्या है? विहाय, विहाय माने भी छोड़कर। गृहम, तो घर का क्या है? निकेतनम, निकेतनम। गेहम, और फिर यहाँ पर क्या है? सदनम। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम समस्त पदैहि वाक्यानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार समस्त पदों के द्वारा वाक्यों को पूरा कीजिए। चलिए देखें। स्वर्णेन पूरितम, स्वर्ण पूरितम। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ समास का विग्रह दिया हुआ है। अब यहाँ पर समस्त पद है। स्वर्ण पूरितम, कलशम प्राप्य प्रच्छन्न भाग्य विस्मितः अभवत। क्या करना होता है हमें? जब भी हम विग्रह पद का समस्त पद बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं? पहले पद की विभक्ति को हटाकर उसको दूसरे पद से मिला देते हैं, दूसरे पद की विभक्ति नहीं हटाते। ठीक, आइए जरा ध्यान से इसको देखें। कलेशानाम परंपरा, तो क्या बनेगा? कलेशानाम परंपरा, तो क्या बनेगा? कलेश परंपरा। कलेश परंपरा कस्य मानसम न संतापयति। ठीक है, कलेश की परंपरा किसके मन को नहीं संतापयति माने दुख देती है। गुरोह उपदेशः, तो क्या हुआ? गुरूप देशः। संधि भी हो गई।
गुरोः उपदेशः, तो क्या हो जाएगा? गुरूप देशः, गुरु का उपदेश, गुरुपदेश शिष्यस्य कल्याणाय भवति। गुरु का उपदेश शिष्य के कल्याण के लिए होता है। परेशान द्रव्ये, पर द्रव्ये, ठीक है। कलशस्य पातेन, कलश पातेन, यह नरः विद्यायाः परांगमुखः, विद्यायाः परांगमुखः, तो क्या बनेगा? विद्या परांग मुखः, विद्या से परांगमुख भवति, सह लोके आदरम न लभते, उसको लोक में आदर नहीं मिलता जो नहीं पढ़ता। साधुनाम वृत्तिम, साधु वृत्तिम, साधु वृत्तिम आचरेत, सज्जनों के वृत्ति का मतलब उनके आचरण का, उनकी जैसा उनका जीवन होता है वैसा ही पालन करना चाहिए। रवे किरणाहा, तो रवे इसका मूल शब्द क्या है? रवि, और क्या हो जाएगा? किरणाहा, रवे किरणाहा गृहस्य अभ्यंतरे। अब यहाँ पर भी समास है, क्या है? गृहाभ्यंतरे, गृहस्य अभ्यंतरे, गृहाभ्यंतरे प्रविशन्ति, सूर्य की किरणें घर के अंदर प्रवेश करती हैं। अब चलते हैं आगे, क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानाम प्रसंगानुसारम उचितम अर्थम चित्वा लिखत। अधोलिखित वाक्यों में स्थूल पद के अक्षरों के मतलब स्थूल जो अक्षर हैं उनके अनुसार उचित अर्थ को चुनकर लिखिए, और उन उचित अर्थों में आपको प्रसंग के अनुसार ही अर्थ को चुनना है, मतलब वाक्य के अनुसार अर्थ को चुनना है जो वाक्य दिया गया है। संधिम प्रकल्प्य, तो कलशम गृहाभ्यंतरे क्षिप्तवान, संधि प्रकल्प्य माने करके, संधि करके, कैसी संधि करके? यहाँ संधि का मतलब आपस में एक कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आपस में कोई सेटलमेंट नहीं है कि भाई हमने किसी से संधि कर ली, हमने दुश्मन से मित्रता कर ली। संधि का मतलब यहाँ मित्रता नहीं है। संधि का मतलब है सेंध लगाना, छेद करना दीवार में, दीवार को तोड़कर अंदर घुसने का रास्ता बनाना, उसको कहते हैं सेंध। तो यहाँ पर क्या है? संधिम प्रकल्प्य, प्रकल्प्य माने रचयित्वा, संधि को रचयित्वा माने बनाकर क्या किया उसने? कलशम गृहाभ्यंतरे क्षिप्तवान, कलश को घर के अंदर फेंक दिया। संधिम प्रकल्प्य का मतलब यहाँ पर कथित्वा नहीं हो सकता कि उसने कहा भाई अब मेरी तुम्हारी मित्रता हो गई, चलो अब हम एक साथ चलेंगे, नहीं। पाठ के अनुसार हमें शब्दों के अर्थ को देखना है। प्रचुर मणि माणिक्यानाम आभया भासमानम गृहम अपश्यताम, आभया, आभया माने प्रकाशेन, सूर्येण भी नहीं और अग्निना भी नहीं, प्रकाशेन मतलब आभा मतलब उसका जो प्रकाश था उससे उसका घर प्रकाशित हो गया था। आपदाम तरणी धैर्यम, तरणी, तरणी माने यहाँ पर है नौका, तरणी तो आपदाम विपत्तियों की जो नौका होती है जिसमें बैठकर उसको पार किया जा सकता है वो धैर्य होता है। झटिति एव क्षेत्रम गतः, देखिए सहसा का अर्थ होता है अचानक, सहसा का अर्थ अचानक होता है, जल्दी से नहीं होता, लेकिन झटिति यहाँ पर आएगा शीघ्रतम, शीघ्रम, ठीक है। क्या कर रहे हो? झटिति एव क्षेत्रम गतः, झटिति, झटिति का अर्थ सहसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सहसा का अर्थ होता है अचानक, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर क्या है? शीघ्रम, जल्दी से वो गया, विलंबेन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। विषादम त्यक्त्वा उद्यमः क्रियताम, उद्यमः मतलब परिश्रम, विषाद को छोड़कर परिश्रम कीजिए, ठीक है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा संस्कृत मणिका कक्षा 10 पाठ 7
साधु वृत्तिम समाचरित, इसके अभ्यास प्रश्न। इन प्रश्नों को हमने समझा, किस प्रकार इनको हल किया जाना चाहिए वह जाना, और साथ ही साथ इन प्रश्नों के अर्थ और भावार्थ को भी समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।